राम राम हरियाणा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुक कर लेते हैं खबरों की। हरियाली तीज के अवसर पर तिगांव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर ने शिरकत की। आपको बता दें, उन्होंने कुश्ती टीमों और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। वहीं प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने पर आयोजक मंडल ने दोनों जनप्रतिनिधियों का फूलमाला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रतियोगिता में पहुंचे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल हमारे तन और मन को सकारात्मक सोच प्रदान करता है और हमें जीवन के संघर्षों से भी जूझने की शक्ति देता है। इस प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि राज्यों से कुश्ती टीमों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हथीन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता इजराइल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का शोषण, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर लीक घोटाले, अपराध, नशे की समस्या से प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। लोग बीजेपी सरकार की गलत नीतियों और कुशासन से त्रस्त हो चुके हैं। प्रदेश में व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। साथ ही कहा है कि इन सब मुद्दों को लेकर पंचकुला में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करके आगे की रणनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कुरुक्षेत्र के पिहोवा में संगमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर अभिषेक किया और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद समाप्त हुआ, लेकिन अब नशा आतंकवाद हावी होते जा रहा है और देश का युवा इसके शिकंजे में जकड़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का नया तरीका है कि भारत के युवा वर्ग को नशे में धकेलकर कमजोर किया जाए। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगा फहराने के कार्यक्रम के बारे में कहा कि तिरंगा हमारे देश की शान है। तो राष्ट्र की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी की और अजीत डोभाल की जो एक मेहनत है, वो सामने दिखता है कि पूरे देश में आतंकवाद के ऊपर नकेल लगी है, आतंकवाद समाप्त हुआ है। अब समस्या सबसे बड़ी है कि नार्को टेररिज्म है ना। ये नार्को टेररिज्म इतना खतरनाक है। ये पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी, कश्मीर, पंजाब से शुरुआत हुई थी, आज पूरे देश में फैल चुकी है और हमारा नौजवान इस नार्को टेररिज्म का शिकार। भिवानी के धनाना गांव में पति पत्नी के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि ससुराल पक्ष वालों ने लड़के वालों के यहां आकर फायरिंग कर दी। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर घर के बुजुर्ग यानी कि पति के 62 साल के पिता की सदमे से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में झूठे केस में फंसे अवैध मामले सामने आया है। आपको बता दें, वारदात सदर थाना क्षेत्र की है, जहां 3 पुलिस कर्मियों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर सेक्टर 38 के होटल में फर्जी रेड की। साथ ही झूठे केस में फंसाने की एवज में पीड़ित से 9 लाख की अवैध वसूली को भी अंजाम दे डाला। वहीं इस मामले में सदर थाना पुलिस ने पीड़ित शख्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर वारदात में शामिल 3 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बहादुरगढ़ में नागरिक अस्पताल के सामने प्राइवेट एम्बुलेंस चालक आपस में भिड़ गए। इस दौरान सरकारी अस्पताल के सामने सड़क पर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में हाथापाई हुई
और जमकर लात घुसे भी चले। दरअसल सड़क दुर्घटना में मारे गए एक श्रमिक के शव को उसके परिजन बिहार उसके पैतृक गांव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। इस संबंध में जब अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर खड़े प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों से बात की गई तो उन्होंने 44,000 रुपए किराए की मांग की। परिजनों ने तुरंत बाहर से किसी एम्बुलेंस चालक को बुलाया जो 28,000 में शव को बिहार ले जाने के लिए राजी हो गया। जैसे ही बाहर से आई हुई एक एम्बुलेंस अस्पताल के गेट के सामने पहुंची तो अस्पताल के बाहर खड़े निजी एम्बुलेंस चालकों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले को शांत करवाया। सर मिक्की मोदी है कोई जीबीएम कंपनी बहादुरगढ़ में वहाँ पर काम करता था और इसका नाम जितेंद्र था, जितेंद्र सनोप नागेंद्र, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला था। और ये अपने चाचा के साथ टिगरी बॉर्डर पर ये किराए पर रहते हैं वहाँ पर। और ये ड्यूटी खत्म करके साइकिल से जा रहा था। एक ये हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी की डिपो से बस है, उसके चालक ने इसको टक्कर मार दी जिससे कि मौके पर। फतेहाबाद के गांव भट्टूकला में आसमानी बिजली गिरने से एक घर में मकान के कमरे में दरारें आ गई। मिली जानकारी के अनुसार भट्टूकला निवासी पवन शर्मा ने बताया कि वो खेतों में बनी ढाणी में रहते हैं। जब तेज गरज के साथ अचानक बिजली गिरी तो उनके घर में लगा बिजली का मीटर जल गया, वहीं पूरे घर की बिजली फिटिंग भी जल गई। वहीं बिजली गिरने से मकान में 2 स्थानों में दरारें भी आ गई। फतेहाबाद में हुई बारिश ने प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जलभराव के चलते स्कूल के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी से होते हुए छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचना पड़ा। अरुण वंश धर्मशाला रोड पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस रोड पर पहले भी जलभराव के चलते हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। ये जलभराव की समस्या आमजन के लिए कितना ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। उनको देख सकते हैं कहां तक ये पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी वहां पर जम गया है, जिससे आवाजाही करने में आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी की बेटी कुमुद शांडिली को एनआईटी की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ने 51 लाख का वार्षिक ऑफर दिया है। कुमुद अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। कुमुद के पिता प्रवीण शर्मा वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक रहे हैं और वो वर्तमान में कुरुक्षेत्र के सरकारी विद्यालय में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कुमुद के पिता प्रवीण शर्मा ने बताया है कि कुमुद का बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा ध्यान था। वो 9वीं कर रहे हमेशा प्रथम आई है और 10वीं के परिणाम में पूरे प्रदेश में प्रतिभावान विद्यार्थियों की सूची में नाम दर्ज करवाया है। तो वहीं कुमुद की दादी और मां ने भी बताया है कि परिवार ने कभी भी बेटी और बेटे में फर्क नहीं समझा, जिसका आज उन्हें परिणाम मिला है। पहले तो मैं अपने भिवानी वासियों को, हरियाणा वासियों को और मेरे देश के वासियों को नमस्ते प्रणाम करता हूं। और ये बेटी शुरू से ही बहुत विलक्षण रही है और प्री नर्सरी से ही इस बेटी ने अपनी प्रतिभा को जो है दिखाना शुरू कर दिया था और तब से हमें इस बेटी के ऊपर मान है। और मैं समाज से यही अपील करूंगा कि बेटियां बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरा नाम कुमुद है। मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ एंड मुझे माइक्रोसॉफ्ट से 2023 के लिए फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑफर मिला है एट 51 LPA एंड इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। क्या लक्ष्य है? ये बताना जी। बड़ा करना चाहूँगी। ये कुमुद मेरी बेटी है और ये शुरू से ही मतलब बचपन से इसका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो हमने इसको कभी काम की तरफ लगाया ही नहीं। और सुबह 2:30 बजे उठ के पढ़ रही है, 4 बजे उठ के पढ़ रही है। इसका कोई पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना मतलब इसका शुरू से ही रहा है। तो अब ये अपने मुकाम पर पहुंच गई है, तो भगवान इसको और उन्नति प्रदान।
दिल्ली सीमा ढांसा बॉर्डर पर एक साथ किसान जुटे और किसानों ने बादली तहसीलदार श्रीनिवास को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाले कानून के लिए रविवार को किसान ने बादली तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है। दरअसल पिछले साल किसान आंदोलन को स्थगित करवाने के लिए जो लिखित तौर पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब सरकार की ओर से समझौते के अनुसार अब मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसानों में रोष है और किसानों ने ढांसा बॉर्डर पर पहुंचकर एकता दिखाई है और साथ ही कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो फिर से दिल्ली में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और किसान एकता अपनी ताकत दिखाएगी। देखिए, कारण यही रहा है कि भारत सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चे का एक समझौता, लिखित समझौता हुआ था। उस लिखित समझौते में जो सरकार है उसने हमारी सभी मांगों को मान लिया था लिखित तौर पे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमने देखा कि ये सरकार अपने वायदों से पलटी खा रही है और किसान विरोधी नीतियों पे खबर गोलाचीका से है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर यूनियन एकता गुराहा द्वारा गोलाचीका में उत्तम सिंह चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से किसानों की बाकी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिनमें शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की भी बात शामिल की गई। साथ ही मांग में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बनाई गई सरकारी एमएसपी कमेटी में किसानों का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं करने को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक हम अपना प्रदर्शन दर्ज करवाते रहेंगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ चरखी दादरी जिले से होकर गुजरने वाले 152 डी कॉरिडोर का ट्रायल किया गया। 1 अगस्त से आम नागरिकों के लिए 152 डी कॉरिडोर चालू किया गया, जिससे लोगों का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको बता दें, गंगहेड़ी से नारनौल तक बने 152 डी कॉरिडोर बनने से चरखी दादरी सहित पूरे प्रदेश के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। वहीं 6 घंटे का सफर अब 3 घंटे में भी पूरा किया जा सकेगा। 152 डी कॉरिडोर बनने से दादरी शहर में जाम से भी निजात मिलेगी। फुल्ली ऑटोमेटिक, इसमें कोई सा भी जो है ना मैनुअल ऑपरेटेड नहीं है। बाकी हम ऑपरेट करेंगे उसको, वैसे भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें जितने भी आपके हाई स्पीड डिटेक्टर हैं वो सब भी काम करेंगे। साथ में 100% थेफ्ट को कंट्रोल करेंगे। कोई सा भी रेयर केस कोई सा भी एक्सीडेंट होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे कंट्रोल रूम में। बहादुरगढ़ में एक जिंदा बुजुर्ग को प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से बुजुर्ग की पेंशन बंद हो गई है और बुजुर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के किला मोहल्ला के रहने वाले बुजुर्ग मोहन लाल और उनके बेटे 5 महीने से कई बार पेंशन बहाली को लेकर अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। झज्जर में एप्लीकेशन में लिख कर देकर आया था, उन्होंने कहा था 1.5 महीने में हो जाएगा। उस बात को भी 2 महीने से ज्यादा ही हो गया जी। और मेरे हिसाब से कोई एप्लीकेशन वहां रखी रखाई रहेगी या क्या है क्या नहीं, कोई सुनवाई नहीं है जी। वैसे कहने का मतलब पता नहीं कब से ले रहे हैं जी। छोटे से हम जब बुढ़ापा पेंशन जब स्टार्ट हुई थी तब देवीलाल जी के राज में तब से ले रहे थे जी। 100 रुपए से स्टार्ट हुई होगी, तो अब जो मिल रही है वो कहने का मरा हुआ घोषित बता दिया और बंद कर दीजिए। आज 5वां महीना लगने वाला है जी। मैं जी जिंदा हूँ और मेरी इतनी उम्र है 100 साल के करीब है और अधिकारियों से मैं कई दफा मिल चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है वैसे। और मैं गरीब आदमी, मैंने कर्जा देना है लोगों का, कैसे दूंगा मैं वैसे कि आप यानी कि मर चुके हो। वैसे जिंदा आदमी को मरा हुआ दिखा, हाँ मरा हुआ दिखा दिया, जिंदा आदमी को मार दिया। वैसे मुझे ऐसी पेंशन की जरूरत है, मारो मत।
देश भर में धूमधाम के साथ हरियाली तीज का त्योहार मनाया गया और इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रदेश में भी हरियाली तीज धूमधाम से मनाई गई। 6 तस्वीरें अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, जहां आपको बताएंगे कि भिवानी में जहां पर अग्रसेन महिला मंडल ने स्थानीय खाकी बाबा के पास तीज पर्व का मेले का आयोजन किया और मेले में स्वदेशी सामानों का स्टॉल भी लगाया गया। वहीं आपको दिखाएंगे झज्जर की भी तस्वीरें, जहां पर गांव सिलानी में हरियाली तीज के मौके पर गांव की महिलाओं ने हरियाणवी परंपरागत वेशभूषा में जमकर नृत्य किया और अपनी खुशी भी जाहिर की। जबकि करनाल में आप मेयर संघ महिलाओं ने हरियाली तीज का त्योहार मनाया है। वहीं कैथन में भी महिलाओं ने हरियाली तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया है। जबकि सोनीपत में राई से विधायक मोहनलाल बडौली के आवास के पास शिव पार्क में हरियाली तीज पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक की पत्नी गीता के नेतृत्व में आसपास की महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आपको दिखा रहे छठी तस्वीर नानौद की है, जहां पर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में धूमधाम से हरियाली तीज मनाई गई, जिसमें बच्चों ने मेहंदी और पेंटिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया।